हेलो डियर व्यूअर्स, द मंत्रास क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम अपनी क्लास में जो विश्व में आजकल एक महत्वपूर्ण मुद्दा यूक्रेन तथा रूस का जो विवाद है उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ उसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अंतर्गत हम कई चीजों को समझेंगे, जैसे कि किस प्रकार जो रूस है वह यूक्रेन से जुड़ा हुआ है तथा क्यों यह विवाद उत्पन्न हुआ, तथा रूस की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वह इसे किस प्रकार से हमें यह बताती है कि जो रूस है उसकी यह नीति रही है पहले से ही, जो कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की नीति है, वह किस प्रकार है कि क्यों रूस जो है यूक्रेन को क्यों नाटो में नहीं जुड़ने देना चाहता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसमें यह भी हम जानेंगे कि क्रीमिया जो एक रूस का जो महत्वपूर्ण हिस्सा था पहले, वह किस प्रकार रूस ने जो यूक्रेन को दिया और उसके बाद यूक्रेन से फिर 2014 में उसे छीन लिया। तथा इसी के साथ हम समझेंगे कि यूक्रेन के इतिहास में और जो रूस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं जो कि जिन्होंने दाढ़ी रखने पर भी कर लगाया था। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि ऐसा एक राजा था जिसने दाढ़ी रखने पर भी कर लगाया था। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि वह इस घटनाक्रम से किस प्रकार जुड़ा है और किस प्रकार जो यूरोपीय देश हैं यह रशिया से अलग हुए। जो रशिया पहले यूरोप अब खुद को यूरोप मानता था, यूरोप समझता था, यूरोपीय समझता था, जो वहां के राजा थे वो अपने आप को एक यूरोपीय समझते थे, और आज वह नाटो से अलग है, अलग थलग पड़ा हुआ एक यूरोप में एक देश है। हालांकि और भी देश हैं जिन्होंने नाटो ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन रूस भी एक महत्वपूर्ण देश है जो कि जिसका कि 70% से ज्यादा भाग जो एशिया महाद्वीप में आता है। लेकिन बावजूद इसके जो रशिया है उसने स्वयं को एक यूरोप महाद्वीप का एक देश माना है। तो इसके पीछे क्या कहानी है और क्यों आखिर इतने सारे संगठन जैसे बने हुए हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस भी एक हमारे पास है संगठन महत्वपूर्ण है, जो उसके होने के बावजूद भी क्यों वह कौन सा नियम है जो यह रशिया को यह जो वॉर है इसे करने की जो अनुमति देता है एक हिसाब से। जैसे कि आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस जो हमारा है इसका महत्वपूर्ण काम है, इसका ऑब्जेक्टिव ही जो है वो है कि जो विश्व है उसमें शांति व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखना तथा संप्रभुता को बनाए रखना। लेकिन क्यों आखिर किसी दूसरे देश यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए जो रूस है वह उस पर आक्रमण किया, तो इसे हम विस्तार से जानेंगे। और इसी के साथ हम महत्वपूर्ण जो यूक्रेन के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे आप लोगों ने आंदोलन, ऑरेंज आंदोलन और जो मैदान आंदोलन थे, इनके बारे में आपने सुना होगा, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार भारत में महत्वपूर्ण आंदोलन जो थे महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, उसी प्रकार से हर देश के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन होते हैं। और इनमें एक महत्वपूर्ण आंदोलन थे जो जिनके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा आगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और हम जो पढ़ेंगे इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में इस जो मामला है इसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो यूक्रेन है और जो रशिया का विवाद, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं फ्रेंड प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में जो फ्रेंड आप लोगों ने जनजातियां सुना होगा, जैसे कि आपको ये पता होगा कि भारत में भी जो क्या बोलते हैं शक थे, कुषाण थे, हूण थे, और ऐसी बहुत सारे जो बाहर से जनजातियां आई थी, जैसे मंगोल एक जनजाति है, जैसे सिथियन थे। तो वो लोग जो है कि अपने इलाकों से दूसरे इलाकों में लूटपाट करने के लिए जाते थे, और भारत में भी बाहरी तत्वों का बहुत बड़ी मात्रा में आए थे भारत में भी। तो हम अभी भारत के परिप्रेक्ष्य को न लेते हुए रूस के इतिहास की बात करेंगे। तो फ्रेंड, हम सर्वप्रथम यह देखते हैं कि जो ये मंगोलिया का इलाका है, यहाँ पर मंगोल जो ट्राइब्स थी वो रहती थी,
और जो स्लोवेनिया, स्कैंडिनेविया, जो भी ये है इलाका, इस इलाके में स्लाव जनजाति रहती थी। और जो ये पूरा क्षेत्र था ये एक स्लाव जनजाति के अंतर्गत आता था। और उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि 1300 ईस्वी में, जब आप सोच सकते हैं कि उस समय कौन सा काल रहा होगा, जो पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल का युग था। उस समय जो रशिया था, मेन रूस, आपको पता होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो मॉस्को यहाँ की राजधानी है, रूस की राजधानी है, यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स जो ये रूस का ये मानचित्र है जो ब्लैक से मैंने शो किया है, इस पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक यूराल जो माउंटेन्स हैं वो है। यहाँ पर जो यूराल पर्वत श्रेणी है वो, जो वैसे तो वो यूराल पर्वत श्रेणी एशिया और यूरोप को भी डिवाइड करती है, लेकिन यहाँ पर जो रशिया पूरा जो कंट्री है उसको भी जो यूराल पर्वत श्रेणी है वो 2 भागों में डिवाइड करती है। तो फ्रेंड्स अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार जब मंगोल इन्विजन होता है तो मंगोल इस पूरे जो यहाँ की जो पूरी जमीन है इस पर अपना कब्जा कर लेते हैं और 1300 से यह प्रसार करते रहते हैं और यहाँ तक जहाँ ये यूराल पर्वत श्रेणी है। फ्रेंड्स आपको इतिहास या फिर किसी भी युद्ध को समझने के लिए, किसी भी घटना को समझने के लिए भूगोल और इतिहास की जानकारी होना आवश्यक है, और साथ ही राजनीति और समाज की जानकारी। तो सर्वप्रथम हम भूगोल को देखते हैं कि जब मंगोलों ने यहाँ इन्विजन किया, जब यहाँ आक्रमण किया उन्होंने, तो यहाँ पर जो स्लाव जनजाति रहती थी, जो सो कॉल्ड रशियन थे, उस समय तो रशिया का कोई ऐसा छोटा सा देश हुआ करता था रशिया, लेकिन जब यहाँ पे मंगोल ट्राइब आई और ये यहाँ से जो स्लाव थे वो थे जो यूरोप की है, मतलब जहाँ जो यूरोप जो आज के टाइम पे भी जो मतलब यूरोप सब खुद को जो मतलब वो इंटेलिजेंट समझते हैं यूरोपियन अपने आप को, और तो उसके पीछे यही रीजन था। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो यहाँ पर जो यूराल पर्वत श्रेणी है ये एक स्ट्रेटेजिक जो क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखिए कि जब मंगोल का आक्रमण हुआ तो यहाँ से स्लाव तो मेन रशियन थे, लेकिन वह आक्रमण यहाँ तक हो पाया। और इसके साथ जब आक्रमण होता है फ्रेंड तो कल्चराइजेशन भी होता है। जब कोई भी जैसे जनजातियां हैं, कुछ भी जब लड़ाई आक्रमण होता है तो कल्चर का भी आदान प्रदान होता है। आपको एक एग्जांपल के तौर पर दूं तो जैसे कि मंगोल यहाँ आए तो वो अपने साथ अपने जो फैशन थे उसको लेकर यहाँ आए होंगे, अपने खान पान को, अपने घर बनाने के तरीके, हर प्रकार की संस्कृति का आदान प्रदान होता है। जैसे कि आप लोगों ने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा होगा कि जो ईसा की पहली शताब्दियां थी उस समय तक भारत में भी जो जैसे हम आजकल हम लोग भगवान की जो मूर्तियां होते हैं उन्हें मूर्ति के रूप में पूजते हैं, जो कि हमारा मूल वैदिक धर्म नहीं था। लेकिन जब हमारे यहाँ जो ग्रीक थे वो आए और जो यूनानी थे वो आए जब, तो उनके आने से उनके कल्चर का आदान प्रदान हुआ और भारत में भी जो मूर्ति पूजा है वो बहुत फैली। तो यही है कल्चराइजेशन, जो कल्चर का आदान प्रदान होता है। तो फ्रेंड अब यहाँ की स्लाव जनजाति और यहाँ की जो मंगोल थे वो आपस में क्या है कि वो उनका जो मिश्रण होता है वो हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर अब क्या होगा कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब मध्यकाल था फ्रेंड, तो मध्यकाल में यहाँ पर एक रोमनाव राजवंश की जो स्थापना करता है एक पीटर द ग्रेट, एक राजा होता है, वह रोमनाव राजवंश की स्थापना करता है। तो अब आप देखिए कि वह राजा जो था अपने को यूरोपियन समझता था, और उस राजा ने अब जो दाढ़ी पर लगने वाला जो कर था उसे लगाया था। और इसके पीछे की कहानी यह थी, इसके पीछे का रीजन यह था फ्रेंड्स कि वह खुद को मंगोल नहीं मानता था। वह कहता था कि मैं एक सभ्य हूँ और मैं एक यूरोपीय हूँ। तो उसने कहा कि यूरोपियों की तरह हमें भी क्लीन शेव रखनी है, तो उसने दाढ़ी पर भी कर लगा दिया था और वह खुद को मंगोलों से अलग मानता था। ये तो हुई बात फ्रेंड्स की सिंपल। सर्वप्रथम हमने देखा कि भूगोल किस प्रकार है। यहाँ पे यूराल पर्वत श्रेणी है और यहाँ पे एक कार्पेंथियंस है और यहाँ पे हिमालय, ये सुलेमान पर्वत श्रेणी और ये मध्य एशिया की उच्च भूमि है यहाँ पर।
इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि जब यहाँ पर सबसे पहले स्लाव का आक्रमण हुआ, इधर से मंगोल आए, तो मंगोल यूराल पर्वत श्रेणी को पार करने में मतलब थोड़ा बहुत पार किया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे यूराल पर्वत श्रेणी थी, तो यहाँ पे हम उन्हें रोक सकते थे। आपको पता होगा कि युद्ध के लिए जो मतलब स्ट्रेटेजी होती है वो पहाड़ होने जरूरी है। जैसे आप भारत के लिए देखेंगे कि भारत जो है हमारा देश, वह 3 ओर से तो समुद्र से घिरा हुआ है, तथा जो उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा है वहां पर जो है वह हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, कहीं पे और भी पर्वत श्रेणियां हैं। तो वह स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि वहां से आक्रमण के खतरे जो होते हैं वो कम होते हैं। इसलिए जो यूरोप था, इसे ईस्ट से और जो नॉर्थ साइड से, यहाँ पे सी है, तो उसे ईस्ट से और नॉर्थ से किसी भी प्रकार के आक्रमण की कोई भी उसे डर नहीं था कि किसी भी प्रकार का आक्रमण हो सकता है। लेकिन उसे फ्रेंड्स, एक तो सेंट्रल एशियन रीजन, दूसरा यहाँ पर ये कॉकेशस रीजन है, और तीसरा ये ये ईस्ट यूरोपियन रीजन, और चौथा ये जो बाल्टिक रीजन है फ्रेंड्स, यहाँ पे बाल्टिक सी है, तो ये बाल्टिक रीजन है फ्रेंड्स। इन चारों जगहों से उसे खतरा था कि उस पर कभी भी आक्रमण हो सकता है। तो अब आप सोचिए कि वह देश, उस देश के राजा जो कि हमेशा यह सोचते होंगे कि हमारे पर कभी भी, हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण कर सकता है। भारत इस चीज के लिए बहुत इसीलिए महान भी है बना, क्योंकि इस पर आक्रमण पहले से ही ज्यादा खतरा नहीं था, और जो भी आक्रमण हुए वो उत्तर पश्चिम से हुए। तो फ्रेंड, इसमें यही फायदा था कि कोई भी जनजातियां उस अचानक से आक्रमण नहीं कर सकती थी भारत के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन यहाँ पर कोई भी कभी भी आक्रमण कर सकता था। इसी के चलते जो यहाँ पर स्लाव का आक्रमण हुआ, इसके बाद जो नेपोलियन का आक्रमण हुआ, इसके बाद जब हिटलर ने आक्रमण किया, तो इन जो सबके आक्रमणों से बचने के लिए जो रूस था उसने अपनी पहले से ही एक स्ट्रेटेजी बनाई, और वो थी डिफेंस। अगर हमें अपना करना है तो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की रणनीति अपनाई। उसने कहा कि हम तभी बच सकते हैं जब हम किसी दूसरे को मारेंगे। तो उन्होंने प्रसार की नीति अपनाई। उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, उन्होंने 17वीं सदी से लेकर और 19वीं सदी तक, 17वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी तक, इतने बड़े पूरे के पूरे इस जो एरिया है, यहाँ यूक्रेन तक पूरा का पूरा जो एरिया है, बाल्टिक रीजन है, और जितने भी ये रीजन है फ्रेंड, इसमें उसने पूरा का पूरा अपने आप को प्रसार कर लिया अपना। पीटर द ग्रेट के बाद बहुत सारे राजा हुए थे। ये लोग अपने उस पे उपाधि लगाते थे, एक जार की उपाधि आपने सुना होगा, जार द्वितीय वगैरह। तो इसी के बाद फ्रेंड्स, अब आपने सबसे पहले ज्योग्राफी समझी कि किस प्रकार पूरब से खतरा नहीं था, लेकिन बाकी सभी दिशाओं से खतरा था, जिस कारण उन्होंने प्रसार की नीति अपनाई। और इस नीति के बाद फ्रेंड्स, इन्होंने जो पूरा एरिया था सेंट्रल एशिया रीजन, आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि सेंट्रल एशियन जो 5 कंट्रीज हैं वो भी पहले यूएसएसआर का हिस्सा थी। तो अभी तक फ्रेंड 19वीं सदी तक जो है प्रसार ही हो रहा है। ये है हमारा राजनीतिक विस्तार। तो अभी हमने भौगोलिक स्थिति देखी कि क्यों उसने ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की नीति अपनाई। दूसरा, हमने समझा कि किस प्रकार जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो फैलाव की नीति थी उसकी, उसमें भी फैलाव था, और उसने 19वीं सदी तक यहाँ तक फैला दिया था। अब तीसरा स्टेज फ्रेंड हम देखेंगे कि यूरोप और जो रशिया है ये किस प्रकार जुड़ा हुआ था और किस प्रकार अलग भी हुआ फिर। तो फ्रेंड, इसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं कि आपने सुना होगा ये एरा है प्रबोधन काल का, 17वीं सेंचुरी 16वीं सेंचुरी के बाद जो है 17वीं सेंचुरी में ये एरा है प्रबोधन काल का। तो अभी तक फ्रेंड जो जितना भी हमारा जो ये दोनों देशों का इतिहास था, यूरोपीय देशों का भी और जो रूस था उसका, मतलब यूरोप में तो बहुत सारे देश थे, तो इनके जो इतिहास में था फ्रेंड ये था निरंकुश जो शासन व्यवस्था थी, ये लोग इसको मानने वाले थे। लेकिन जब जैसे ही यूरोप में फ्रेंड्स प्रबोधन का काल आएगा, जो यूरोप है इसमें जब प्रबोधन का काल आएगा, जब यहाँ पर विचारक पैदा होंगे, बहुत से विचारक थे, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जितने भी थे बहुत सारे विचारक थे, वोल्टेयर आदि। तो फ्रेंड्स इन्होंने
अब यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात शुरू हो गई थी। आपको पता होगा कि जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दिए थे हमें वर्ड स्वतंत्रता, समानता और संप्रभु जो बंधुत्व की भावना है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आते हैं। ये तो हालांकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो बाद में हुआ था 1789 में, बट पहले से ही ये विचार शुरू हो गए थे। तो इस प्रकार जब अमेरिका की क्रांति के बाद जब वेस्टफेलिया की संधि होती है, एक इम्पोर्टेंट संधि है फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो ये यूरोप है और जो रूस है ये अलग क्यों था। तो फ्रेंड इसमें एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की होती है। तो फ्रेंड जो ये वेस्टफेलिया की ट्रीटी होती है, इसमें राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा आती है। इसमें हम यह देखते हैं कि इसमें मुख्य बिंदु ये थे कि एक जो राजा है वो दूसरे राजा के राज्य का जो है मतलब बाउंड्री है, जैसे कि यहाँ पे कोई एक राज्य है, यहाँ पे कोई दूसरा राज्य है, तो हमें उसकी सीमा का सम्मान करना है, हमें उसके राज्य का अतिक्रमण नहीं करना है। और ऐसे ही था उसमें जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया थी। और इसी के साथ इस ट्रीटी में जो सीमा था उसके सम्मान के साथ इसके दूसरा था एक ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बात की गई थी। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्रेंड है वो ये है कि धर्म जहां पर जुड़ जाता है वह काफी अलग हो जाता है फ्रेंड, वह मामला कुछ और ही अलग हो जाता है। तो अब यूरोप से ये किस प्रकार अलग होगा फ्रेंड, जब आप लोगों ने सुना होगा कि यूरोप में जब प्राचीन यूरोप के बाद जब यूरोप में जो रोमन साम्राज्य था और जो इधर जो बड़ा सा रोमन साम्राज्य था पहले, वो दो भागों में बंटा, तो एक पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो फ्रेंड्स अब जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है वह था जो हमारे यूनान था, यहाँ पे यूनान के सभ्यता के प्रभाव में था, यूनान का प्रभाव था। और जो पश्चिमी यूरोपियन जो साम्राज्य था उस पर जो वो था रोम की चर्च व्यवस्था थी उसका प्रभाव था। और पूर्वी वाले में ग्रीक का प्रभाव, यूनान का प्रभाव था। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं कि जैसे ही 7th सेंचुरी में जो इस्लाम का इन्विजन होता है, इस्लाम का उद्भव होता है, और इसके बाद इस्लाम 1500 जो आपने सुना होगा कि 1953 तक आते आते, और नहीं उससे पहले 1453 तक आते आते यहाँ पर 1453 तक यह ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो जाता है। जो आधा पूर्वी साम्राज्य है उस पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो जाता है 1453 ईस्वी तक। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो यूनान की जो चर्च व्यवस्था थी, जो ग्रीक चर्च व्यवस्था थी, उस पर संकट आता है। तो जो रूस है यह स्वयं को जो रोमन चर्च व्यवस्था है वो तो यहाँ पे थी, लेकिन ये स्वयं को ग्रीक चर्च व्यवस्था का संरक्षक के तौर पर मानता है। तो इस प्रकार ये धर्म के हिसाब से भी यूरोप से अलग हो जाता है। तो 3 चीज हमने यहाँ पर देखी। पहला था कि वह साजों के जो सीमा है उसका सम्मान नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी नीति पहले से ही रही है कि ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। क्योंकि अगर वो सीमा का सम्मान करता तो क्या पता कल कोई दूसरा देश आकर उस पर अटैक कर देता। इसीलिए उसने पहले से ही अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन जो उसकी थी, इसके कारण उसने अपने चारों तरफ से उसने ऑफेंस की नीति अपनाई। और इसके बाद दूसरा था व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे बात। उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं माना, वह तानाशाही पे चला। और तीसरा धर्म के अकॉर्डिंग अलग था वो। और इसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि यूक्रेन जो है वो रूस से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स जो यूक्रेन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये रूस है और यहाँ पे यूक्रेन है और ये इधर यूरोप। तो फ्रेंड जो यूक्रेन था, यूक्रेन है वह गेट ऑफ यूरोप है रूस के लिए। तो वह यूरोप को साथ, अगर जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो पीटर द ग्रेट से के बाद के जितने भी शासक थे वो खुद को यूरोपीय मानते थे, एक सभ्य मानते थे। तो इसीलिए उन्होंने अब उनको जब यूरोप के साथ जुड़ना था तो उनको एक रास्ता चाहिए था, तो वही रास्ता फ्रेंड उनके लिए यूरोप था। और आज भी आप देखेंगे कि जो रूस से पाइपलाइन जाती है, नेचुरल गैस की पाइपलाइन, जो जिससे कि यूरोप की इकोनॉमी टिकी हुई है,
क्योंकि और दोनों की, रूस की भी इकोनॉमी टिकी हुई है, तो वह भी यूक्रेन से होकर मोस्टली जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी के बाद हम देखते हैं कि यह गेट है और यहाँ यह एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है रूस का, क्योंकि रूस को अगर यूरोप के साथ जुड़ना है तो यूक्रेन उसके पास होना बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई बात फ्रेंड यूक्रेन की और रूस के इतिहास की। अब फ्रेंड 1917 में तक आते आते जो रूस है, ये सोवियत रूस, जो लेनिन था उसने यूएसएसआर बना दिया, और उसके बाद 1917 के बाद इसने जो है विस्तार की नीति छोड़ दी। अब 1917 के बाद जब सारे देश इसके पास मोस्टली आई गए थे, जो आपको बता दूं मैं कि इसमें जो यूएसएसआर है ये 15 देश थे इसमें, और इसको हम याद भी रख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कंट्रीज हैं, बाल्टिक कंट्रीज, सबसे ऊपर एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया और लिथुआनिया 3 कंट्रीज हैं। और उसके बाद यहाँ पर मिडिल ईस्ट की हैं 3 कंट्री, बेलारूस, यूक्रेन और नीचे मोल्डोवा। और उसके बाद यहाँ पर कॉकेशस कंट्रीज हैं 3, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जो कि आपने सुना होगा, कई बार न्यूज में भी रहते हैं। यहाँ पर इनका अलग ही लड़ाई चलती रहती है। और उसके बाद 5 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 कंट्रीज हैं। तो फ्रेंड, ये सारी कंट्री जो थे ये पहले सब रूस का ही भाग थे, और उसके बाद यह सब जब विस्तार की नीति से ये रूस बना तो ये पूरा यूएसएसआर बना। और फ्रेंड, यह पहले जब यूएसएसआर बनाया गया तो ये इसमें क्या था फ्रेंड्स कि जो ये कंट्रीज थी, ये सारे के सारे लेनिन ने जब इनको मतलब अपनी उदारवादी नीतियों के कारण जब इनको अपने पास मिलाया, सबको इकट्ठा किया, तो इतने लिबरल थे कि इन्होंने ये इन सब कंट्रीज को इतना मतलब उदारवाद दिखाया इन्होंने कि सारी जितने भी ये 15 जो अलग कंट्री आज दिखती है हमें, इन सबको एक गणतंत्र का रूप दे दिया, और इन रिपब्लिक को फ्रेंड अलग होने का भी अधिकार दे दिया। इसीलिए 1991 में यूएसएसआर का विघटन होता है, क्योंकि इनके पास राइट था कि ये अलग हो सकते थे अगर ये चाहें तो। तो फ्रेंड, इस विघटन की शुरुआत सबसे पहले तो बाल्टिक कंट्रीज में होती है। अब आपको मैं ये बता दूं कि जो एक कंट्रीज थी, इनमें फ्रेंड जो कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें कई अधिकतर मात्रा में जो रूसी मूल के लोग हैं वो रहते हैं फ्रेंड्स। इसमें आप देख सकते हैं कि जिसने सर्वप्रथम अलग होने की घोषणा की थी, वो जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन्होंने यहाँ पर भी रूसी मूल के लोग रहते हैं। तो इसके पीछे तो अलग कहानी है फ्रेंड कि क्यों यूएसएसआर का विघटन हुआ, लेकिन मोटे तौर पर समझने के लिए हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने सोचा कि, क्योंकि फ्रेंड रूस एक शासक था, जो एक प्रेसिडेंट था यूएसएसआर का, उसने क्या किया कि उसने रूसी भाषा पूरे यूएसएसआर में थोपने का काम किया, जबकि यूक्रेन जो है, इधर पूरा यूक्रेन में कई जो लोग हैं जो पश्चिमी यूक्रेन रहते हैं, ये यूक्रेनियन भाषा भी बोलते हैं, लेकिन इन पर भी जबरन रूसी भाषा थोपी गई, और यही काम बाद में यूक्रेन ने भी किया, उसको हम समझते हैं। तो अब यूक्रेन में फ्रेंड, मैंने आपको जैसा भी बताया कि एक ग्रेनाइट रिवॉल्यूशन, उसके पीछे यह कारण था कि साम्राज्यवादी कई लोग ऐसे थे जो यूएसएसआर को नहीं चाहते थे, जो लोग चाहते थे कि वे यूरोप के साथ जुड़ें, जो पश्चिमी समर्थक थे, उन देश जो लोग समझते थे, उन लोगों ने क्या किया कि एक जो ग्रेनाइट रिवॉल्यूशन है इसे किया, और 1990 में फ्रेंड्स ग्रेनाइट रिवॉल्यूशन हुई। तो अब हम टाइम लाइन बनाते हैं कि 1990 में ग्रेनाइट रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंड जो ग्रेनाइट रिवॉल्यूशन थी, ये 1990 में ग्रेनाइट रिवॉल्यूशन होती है फ्रेंड्स। और इसके बाद जो यूक्रेन था, उस पर एक विघटन की उसके विघटन होने की जो ज्वाला थी वो उठ खड़ी हो गई थी। और उसके बाद फ्रेंड जब मिखाइल गोर्बाचोव जो यहाँ के
प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के, उनके जब वो बने तो उसके बाद यहाँ पर 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। और फ्रेंड इसके बाद हम देखते हैं कि इससे पहले हम यह देखते हैं यूएसएसआर के विघटन से पहले कि 1949 में जब रूस ने भी परमाणु हथियार बना दिया था, तो फ्रेंड्स उसने वह बेलारूस, रूस, यूक्रेन और जो ये कजाकिस्तान का एरिया है, इन 4 इलाकों में उसने अपने परमाणु जो मिशन थे उन्हें बनाया था। तो फ्रेंड्स वह इतना महत्व देता था यूक्रेन को, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपना एक जो परमाणु जो रिएक्टर था वह यहाँ पर भी बनाया था। तो लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी, ग्रेफाइट रिवॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ यूक्रेन को अलग हुआ। और फ्रेंड अब आप देखिए कि जिस समय यूक्रेन आजाद हुआ, मतलब अलग हुआ, आजाद तो पहले से ही था लेकिन अलग हुआ जब यूएसएसआर से, तो उसके बाद यहाँ पर भी परमाणु हथियार थे। लेकिन इन परमाणु हथियारों को मतलब अमेरिका, जो ब्रिटेन थे, इनको जब इस बात का भय लगा कि कहीं यहाँ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बाहर न चली जाए, कोई बार आतंकवादी या फिर किसी के हाथ ना लग जाए, किसी अवांछनीय तत्व के हाथ, तो इसलिए फ्रेंड इन्होंने, आप लोगों ने सुना होगा एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें कि जिसको अगर कोई साइन करता है तो उसको परमाणु हथियार तब नहीं रखने पड़ते हैं, वो मतलब उसका यूरेनियम का संवर्धन तब उसे कम करना पड़ता है। फिर कभी बताऊंगा आपको कि यूरेनियम संवर्धन क्या होता है। फ्रेंड तो इसमें आप लोगों को इतना लग गया होगा कि अभी तक यूक्रेन के पास हथियार है 1991 में, और जो कि 1994 तक इसी के पास रहेंगे। और बुडापेस्ट जो है उसकी वहां पर एक मेमोरेंडम साइन किया गया 1994 में, जो जिसमें अमेरिका आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि हम आपको सुरक्षा का वचन देते हैं कि आप पर किसी भी प्रकार का कोई बाहर का देश हमला नहीं करेगा। तो उन्होंने बहलाने फुसलाने के बाद अपने जो हथियार थे उन्हें रशिया को सौंप दिया, जितने भी परमाणु हथियार थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि आज के वक्त में जो रूस है उसके पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उस समय यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर पावर थे। तो आज जो यूक्रेन है उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा कि अगर उस समय अमेरिका और भी जो देश थे उनकी बातों में ना आया जाता, तो आज रूस की हिम्मत नहीं होती शायद कि वह एक न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री पे हमला करे। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने कहा, रूस ने कहा कि हमें आप न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर हथियार है उन्हें सौंप दीजिए, तो इसी के साथ ही यूक्रेन को ललचाने के लिए फ्रेंड्स रशिया अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो क्रीमिया है, आप लोगों को यहाँ नीचे दिख रहा होगा, जो क्रीमिया है यहाँ पर कर्च है, तो ये कर्च जो जल संधि है अजोब सागर के बीच है, जो यहाँ पे अजोब सी है, तो ये जो क्रीमिया का जो एरिया है फ्रेंड, ये मूलतः एक जो रूसी गणतंत्र है, रूसी रिपब्लिक था, उसका हिस्सा था। लेकिन यहाँ पे जो पोर्ट था सेवेस्टोपोल, उससे यूज करने के लिए भी कहा गया कि रूस के लोग भी यूज कर सकते हैं और जो यूक्रेन के हैं वो भी कर सकते हैं, तथा इसी के साथ क्रीमिया को सौंप दिया गया यूक्रेन को। लेकिन अब आप देखिए फ्रेंड कि जैसे अभी तो इन दोनों के जो संबंध है, जो मित्रता है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी आगे जाते जाते फ्रेंड यहाँ जो सरकार बने, यहाँ जो जनता है वह जनता पश्चिमी प्रभावित होगी। अब कई लोग मानते हैं कि, या फिर कई जो क्रिटिक्स हैं वो मानते हैं कि इसमें भी यूएसए की जो एजेंसी है, गुप्तचर एजेंसी CIA, उनका हाथ है, या फिर कुछ भी है, कई विचार हैं अपने। तो फ्रेंड यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो राजनीतिक परिवर्तन होता है फ्रेंड, वह एक, और सामाजिक जो परिवर्तन है, जो समाज के लोग चाह रहे हैं, वो वेस्ट से मिलना चाह रहे हैं। तो ये लोग अब इनके, अभी देखो फ्रेंड कि जब ये कंट्री आज पहले जब इससे अलग हुई है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक जो कंडीशन थी, क्योंकि गरीब देश भी है, तो एक इकोनॉमिक कंडीशन थी वो थोड़ा कम थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस कारण से इस देश को एक व्यापार करने के लिए एक बाजार चाहिए था, और काम करने के लिए भी एक, जहां पर काम हो सके उसके लिए भी एक बाजार चाहिए था। तो फ्रेंड अब
जो यहाँ के लोग हैं वो अ, रूस तो खुद ही आपको पता होगा, जैसे कि रूस तो बहुत कम है जीडीपी में। जीडीपी भारत से भी काफी कम है रूस की। तो अब यह यूरोपियन यूनियन की तरफ प्रभावित हुआ, आकर्षित हुआ। तो अब इन्होंने कहा कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा होगा कि हमें यूरोपियन यूनियन में मिलना है, क्योंकि तब तक यूरोपियन यूनियन तो बन चुका था फ्रेंड्स। तो अब यूरोपियन यूनियन में जुड़ने के लिए वहां के जो यूरोपियन यूनियन था उसने कहा कि आपकी जो अभी इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। देखिए फ्रेंड, आपको पता होगा कि जैसा आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा, तो इस प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं कि कई तो अलग प्रकार के भी होते हैं, लेकिन मेन जो होता है कि मुक्त व्यापार, कि अगर मुझे कुछ भी एक्सपोर्ट करना है अपनी कंट्री से तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझ पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। मतलब कोई भी किसी भी प्रकार के टैरिफ, मतलब जो शुल्क है, प्रशुल्क है, वो नहीं लगेगा। तो फ्रेंड, इसके अंतर्गत कई बार खुद के देश का भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि अगर दूसरे देश में जो उत्पादन है वो अधिक होता है, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया के जो दूध है ऑस्ट्रेलिया में बहुत सस्ते से पैदा हो जाता है, जैसे कि कम प्राइस में मिल जाता है। और अगर वही सस्ता दूध, सस्ते अंडे, सस्ता मीट अगर भारत में वो लोग फ्री ट्रेड के अंतर्गत बेचेंगे, तो फिर भारत की जो जितने भी किसान हैं, जो दूध इंडस्ट्री है, जो मिल्क इंडस्ट्री है, जो जितनी भी मीट वाली इंडस्ट्री है, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो इस कारण जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो सोच समझ के किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए आप कि यूरोप ने इसे अपने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से तो थोड़ा कुछ दिनों तक, कुछ वर्षों तक मना कर दिया, लेकिन इन्होंने इनके लिए एक ऑप्शन खुला रखा कि आप चाहें तो हमारे जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें शामिल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखिए आप कि इससे रशिया को मतलब क्या वो हुआ होगा कि मेरा ही एक पार्ट, जो कभी मेरा हिस्सा हुआ करता था, वह आज मतलब किसी दूसरे ग्रुप से जुड़ रहा है, और वो भी ऐसे ग्रुप से जो कि एक सैन्य संगठन है, और इसकी सेनाएं कभी भी जो है नाटो की सेनाएं कभी भी जो यूक्रेन और रशिया बॉर्डर है यहाँ पर आ सकती हैं। तो फ्रेंड, इस बहस को लेकर जो रूस है उसने 1997 में जो यूएसए के जो प्राइम मिनिस्टर थे और जो मतलब नाटो के जो मतलब प्रमुख थे, उनके साथ एक संधि की थी। उन्होंने इस संधि में कहा था कि मतलब जो नाटो है वह जो यूएसएसआर के जो टूटे हुए देश हैं, जो ईस्टर्न जो यूरोप है, उसमें अपना प्रभाव नहीं बनाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, और यहाँ पर अपनी सेनाएं नहीं स्थापित करेगा, और इन कंट्रीज को भी अपने में शामिल नहीं करेगा। लेकिन हुआ इसके उलट। जो नाटो था उसने कहा कि कोई भी कंट्री अपनी मर्जी से, जो यूरोप की जितनी भी कंट्री, कोई भी कंट्री है, वो हमें हमारे नाटो में सदस्यता ले सकती है। और इसी के बाद जो रूस का भय था वो बहुत बढ़ गया, क्योंकि आपके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर आपका राष्ट्र ही खतरे में पड़ जाएगा तो फिर आपके जो, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा और जो यहाँ पर अभी आजकल भी हो रहा है कि जो भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा भी जरूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर किसी को बचाने के लिए किसी को मानना पड़े तो यह एक अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रशिया है उसका भी एक पक्ष है तो हम उस पक्ष को समझेंगे अभी। तो यहाँ पर फ्रेंड, जो अमेरिका था उसने जो है नाटो, जो कई बाल्टिक कंट्रीज हैं जैसे लातविया, लिथुआनिया, यहाँ तक मतलब अपना प्रसार जो है वो फैला दिया। और अब जब 1997 में ये कहा गया था, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है, तो रूस को भी चिंता होने लगी। लेकिन इसी के दौरान क्या हुआ फ्रेंड कि जो ये कंट्रीज हैं, 2004 में फ्रेंड एक ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुई। आपने सुना होगा, ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुई 2004 में। तो उन्होंने इस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि जो जितने भी पश्चिमी समर्थक लोग थे वे सब लोग सड़कों पर आ गए, उन्होंने प्रदर्शन किया, और इसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो इस रिवॉल्यूशन में जब चुनाव हुए तो उसके बाद जो सरकार बनी, उन्होंने कहा कि वह भी यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ेंगे, नाटो के साथ जुड़ेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन जब इसके बाद जब 2009 में
जब फिर से चुनाव हुए तो इस समय जो योकोविच थे वो सत्ता में आते हैं। और फ्रेंड उनके द्वारा भी मतलब कुछ किया नहीं जाता है, जैसे कि जो यूक्रेन के लोगों की उम्मीद थी कि वह हम मतलब यूरोपियन यूनियन से जुड़ेंगे, नाटो से जुड़ेंगे। और इसके बाद 2014 में फ्रेंड यूक्रेन के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना होती है और इसमें जो मैदान रेवोल्यूशन है वो होता है और इसमें कई प्रकार की हत्याएं की जाती हैं। और जो मतलब और इसी घटना को बाद में इसी घटना का सहारा लेकर जो क्रीमिया है उस पर जो रूस है वो अटैक करता है और उसे छीन लेता है। तो इससे फ्रेंड यह होता है कि जब जो रूस था उसने यह कहने का लिया कि उस पर निर्जातीय जो हत्याएं हैं, जो एथनिक क्लाइसिस हो रहे हैं वो किए जा रहे थे। जो यूक्रेनियन थे उनके द्वारा क्रीमिया में जो हत्याएं हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि जो यूक्रेन है वहां पे जो ज्यादातर लोग हैं वो रूसी मूल के हैं। मैंने बताया कि वह एक रूसी गणतंत्र का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तो इससे 2014 में जो यूक्रेन है उसका जो हिस्सा था क्रीमिया, उसे रूस द्वारा छीन लिया गया फ्रेंड्स। और इसके बाद जो आंदोलन है वह होता रहा, लेकिन फिर 2014 में मिन्स्क एग्रीमेंट किया गया फ्रेंड। इसमें रूस ने शांत रहने का और जो जितने भी यूक्रेन में जो भी हिंसाएं हो रही थी उन्होंने रुकने का वो किया, वो सारी घटनाएं रुकी, मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ। और फ्रेंड इसी के दौरान जो G8 कंट्रीज हैं उनमें से वो G7 हो गई थी, क्योंकि जब रशिया ने क्रीमिया को छीना था तो फिर वो G7 कंट्रीज में G8 कंट्री से उसे हटा दिया गया था। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स जो मिन्स्क एग्रीमेंट होता है वह हुआ। तो यह हमने समझा कि अभी तक 2014 तक जो क्रीमिया जब से रूस ने लिया तब से पहले की जो भी घटनाएं हैं, जो भी बैकग्राउंड है, यह क्या था। और इसके बाद फ्रेंड्स हम समझते हैं कि आखिर 2022 चल रहा है, इसमें जो रूस है उसने यूक्रेन पर हमला क्यों किया, तो समझते हैं इसे। और इसे समझने के लिए फ्रेंड हम सबसे सर्वप्रथम यूनाइटेड नेशंस का जो आर्टिकल जो 7 है इसे समझेंगे। तो फ्रेंड आर्टिकल 7 जो होता है उसके अंतर्गत यह लिखा हुआ है यूएनओ के आर्टिकल 7 में कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता है, लेकिन यदि कोई देश मदद मांगता है तो हम उसकी सहायता कर सकते हैं। और यही हुआ फ्रेंड्स, यही यूक्रेन जो रूस था उसने जो यूक्रेन के जो अलगाववादी प्रांत थे फ्रेंड्स, जैसे कि यूक्रेन है, फ्रेंड जो यूक्रेन के जो दो अलगाववादी प्रांत थे लुहांस्क और डोनेस्क जो थे, यहाँ पर तो क्रीमिया है, तो जो लुहांस्क और जो डोनेस्क थे फ्रेंड, इन दोनों को उसने एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, क्योंकि वहां पे अलगाववादी थे। तो इसलिए रूस ने आर्टिकल 7 का प्रयोग करते हुए यहाँ पर इस क्षेत्र को, एक लुहांस्क और जो डोनेस्क क्षेत्र था उसको एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। और उसके बाद यहाँ के जो नेता थे उनके द्वारा रूस से मदद मांगी गई तथा रूस द्वारा इनको बचाने का बहाना देकर खुद उस पर, जबकि उसका मूल जो है वो था फ्रेंड्स की स्वयं को बचाना, क्योंकि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ी है और कोई भी राष्ट्र यह नहीं चाहता है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़े। तो आपको विश्लेषण करना है फ्रेंड, आपके पास दोनों पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि यूक्रेन के पास भी अपने जो आर्थिक स्वतंत्रता है वह तो है, आर्थिक सुरक्षा उसे अगर बरकरार रखनी है तो उसे ईयू के साथ जुड़ना पड़ेगा, नाटो के साथ जुड़ना पड़ेगा। लेकिन जो रूस है उसके लिए यह जरूरी है कि अगर उसे अपने देश के नागरिकों को बचाना है तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखना पड़ेगा तथा किसी भी प्रकार की जो फोर्सेस हैं वो उसके मुंह के आगे खड़ी हो जाएं तो ऐसा वह हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये पक्ष था फ्रेंड इस यूक्रेन रशिया विवाद का। तो आपको इसका मूल्यांकन करना है कि आप किस तरीके से इसे समझना चाहते हैं।
तो फ्रेंड, भारत का जो स्टैंड है वो तो न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि भारत के लिए रशिया भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई कई प्रकार से रूस ने हमारी मदद की है, जो जैसा कि आपको पता ही होगा, कई प्रकार से आज भी मदद करता है डिफेंस में, टेक्नोलॉजीज में। तो हम रशिया के योगदान को 1971 के वॉर में भी नहीं भुला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा इस पर डिस्कशन, और आई होप कि आपको दोनों पक्ष समझ में आए होंगे, और यह भी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा और आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा दोनों ही जरूरी है। तो तय आपको करना है कि आपको एक जो बीच की राय है वह किस प्रकार बनानी है। तो आशा करता हूं कि आपको जो ये लेक्चर है ये पसंद आया होगा, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।